अस्सलाम वालेकुम मोहसिन रिजवी साहब, खैरियत से सर? ठीक ठाक है सर। बड़ी खुशनसीबी आपकी, आप जैसे लेजेंड, आप जैसे समझे कि जो हमारे लिए एक एसेट हैं पूरे पाकिस्तानियों के लिए, फिल्म टीवी इंडस्ट्री के लिए आपकी जो खिदमात हैं, जो आपके कारनामे हैं, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, उसको लफ्ज़ों में बयान करना महाल है। ये वक्त वो वक्त था रिजवी साहब कि जब ये ड्रामों का वक्त आता, जब टाइम होता तो एक सन्नाटा हो जाता था, एक मतलब ज़िंदगी थम सी जाती थी और यकीन जाने लोग घरों में बैठे होते थे। हमारा भी बचपन था और जवानी भी कुछ। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपके इतने अच्छा चैनल ने मुझे लिया, ऑन बोर्ड ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। क्या कर देखिए, हमारी जो बेसिक फील्ड है कमर्शियल है, जैसे कि आप मेरी कंपनी के नाम से जानता, फिल्म कंपनी पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। तो हम लोग कमर्शियल्स करते हैं मोस्टली। इसके अंदर हमारे पास लोकल, नेशनल, मल्टीनेशनल, कॉर्पोरेट सेक्टर हमारे पास होता है। इकरा यूनिवर्सिटी में डिफेंस में मैं एज अ प्रोफेसर ऑफ मीडिया साइंसेस पढ़ा भी रहा हूँ। जी, मैं पढ़ा पिछले 14 साल से पढ़ा। कंटेंट के हिसाब से, टेक्निकल हिसाब से इस वक्त ज्यादा एडवांसमेंट है हमारे पास। पहले जमाने में जब हमारा एक ही चैनल होता था तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं था ना, कोई सेट डिजाइन नहीं होता था। अगर सिंपल सा एक बोर्ड लगा दिया, दीवार के साथ खड़े कर लिया। मगर मसला ये था कि व्यूअर बहुत था। हमारा पूरा पाकिस्तान जितना भी होता था वो एक चैनल देखता था। अच्छा, 8 से 9 ड्रामा आता था तो 8 से 9 ड्रामा देखता था। वही ड्रामा स्कूल में डिस्कस होता था, वही ड्रामा कॉलेज में डिस्कस होता था, वही घरों में डिस्कस होता। मुख्तलिफ, अंकल उर्फी की मिसाल ले लें, किरण कहानी की मिसाल ले लें, देर जबर पेश की मिसाल ले लें, अनकही की मिसाल ले लें, तन्हाइयां की मिसाल ले लें, वारिस की मिसाल ले लें, खुदा की बस्ती की मिसाल ले लें। ये वो ड्रामे हैं। जब मैंने इंटरफ्लो ज्वाइन किया, एडवर्टाइजिंग कंपनी होती थी इंटरफ्लो कम्युनिकेशन, तो लकीली उनके साथ उस जमाने में 90s में एक चैनल भी ले आए। वो इस वक्त उस वक्त वो पाकिस्तान का दूसरा चैनल था, पीटीवी के बाद एनटीएम दूसरा चैनल। ड्रामा बनाने का वक्त आया तो फिर हमने उनको से बताया कि हम ये ड्रामा करना चाहते हैं और ये तरह। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बड़ा एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा, क्योंकि मालिकान ट्रस्ट करते थे, हम फिल्म के लोग थे, तो उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया। उस जमाने की जिंगल्स की बात करूं तो आपको बहुत से याद आएंगे। प्यारे बच्चों, कीवी क्या है? कीवी परिंदा है। कीवी बच्चों में लाने के लिए कीवी को इसी तरह भूल न जाना, फिर पप्पा नौरत लेकर घर आना, मदे मदे का शरबत नौरत मुझको, या है खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। तो ये वो जिंगल थे जो लोगों को याद हो जाती थी। टू द पॉइंट बात होती थी। जाड़ों के संग संग आया, सभी के दिलों में समाया, बुनंदा बुनंदा बुनंदा। तो ये या वो वाले हमने किए थे गुल अहमद लॉन के लिए, वो गुलों के, जी वो अच्छे गुलों के घूंघट में लिपटी छुपी, धनक के आंचल में कैसी सजी गुल अहमद लॉन, वो जब मुस्कुराए सदा गुनगुनाए, बहारों का मौसम फिर लौट आए, मेरे मन में सजी कोई शौक कली गुल अहमद लॉन। पहले डायरेक्टर का काम, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सोचना होता है। सबसे पहला काम जो डायरेक्टर का होता है वो कॉन्सेप्ट सोचना, कॉन्सेप्ट बनाना, कॉन्सेप्ट लिखना, वर्ड जो वर्ड कंसीव करता है, उसके बाद फिर वो जिंगल, उसके बाद वो शूट करता है। मगर एक अच्छे डायरेक्टर की पहचान ये होती है कि वो एक अच्छा राइटर हो, पहले वो कॉन्सेप्ट सोचे, वो अच्छा डीओपी भी हो, कैमरामैन भी अच्छा हो, तो वो अच्छा कैमरे के एंगल उसको पता हो, और वो उसके साथ अच्छा फिल्म एडिटर भी हो जो एडिट भी कर सके। ये तो वो, क्योंकि उसको फिर कोई धोखा नहीं दे सकता। ए प्रोडक्शन कॉलेज की ड्रामा कौन बना रहा है? उन्होंने कहा हमारी कब बात हो सकती है? उन्होंने कहा 4 बजे शाम को पाकिस्तान टाइम पे वो आएंगे तो आप बात कर सकते हैं। 4:30 बजे एक कॉल आई। हेलो, कैन आई स्पीक विद मोहसिन रिजवी प्लीज? मैंने कहा यस आई एम स्पीकिंग। हाथों थी वो, मिस्टर अमिताभ बच्चन वांट्स टू टॉक टू यू। मैंने कहा श्योर। बड़ी एक्साइटमेंट जी जी। तो अमिताभ से बड़ी अच्छी तरीके से बात की और कहा कि आप लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हमें बड़ी पसंद आया। हम चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान मिलकर प्रोडक्शन करें। एक बड़ी हमारे भी आर्टिस्ट हो, आपके भी आर्टिस्ट हो। हमारा एक नाज़माबाद के नाम से पेज है। जी जी, हमारा आबाई घर नाज़माबाद फिरदौस कॉलोनी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मोहसिन रिजवी साहब, खैरियत से सर? ठीक ठाक है सर। बड़ी खुशनसीबी आपकी, आप जैसे लेजेंड, आप जैसे समझे कि जो हमारे लिए एक एसेट हैं पूरे पाकिस्तानियों के लिए, फिल्म टीवी इंडस्ट्री के लिए आपकी जो खिदमात हैं, जो आपके कारनामे हैं, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, उसको लफ्ज़ों में बयान करना महाल है।
एक आप खूबसूरत तारीख हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीवी की, और बहुत ज़बरदस्त आपका काम है। जैसे मैंने कहा कि उसको लफ्ज़ों में बयान करना मेरे लिए महाल है, मगर मैं कोशिश करूँगा। आपने 1000 के करीब रिजवी साहब आपने कमर्शियल किए, टेलीविजन कमर्शियल्स, और ब्लॉक बूस्टर आपने ड्रामे किए, और कशकोल है, उसमें नादान नादिया है, चांद गिरहन है, और बहुत सारे होंगे जो नुमाया, जो कामयाब कह सकते हैं, एक सीरियल्स हैं बहुत ज़बरदस्त, और हमारी यादें आज भी उनके साथ जुड़ी हैं। वो मतलब भूला नहीं जा सकता उन ड्रामों को, उन प्रोडक्शंस को नाकाबिले फरामोश हैं। तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, और बाकी मैं ख़ास तौर पे इन ड्रामों के बारे में बोलूँगा। ये वो वक्त था रिजवी साहब कि जब ये ड्रामों का वक्त आता था, जब टाइम होता तो एक सन्नाटा हो जाता था, एक मतलब ज़िंदगी थम सी जाती थी, और यकीन जाने लोग घरों में बैठे होते थे। हमारा भी बचपन था, और जवानी भी कुछ समझे कि बचपन से लेकर जवानी तक का एक फेस है जो इन यादों के साथ जुड़ा है। तो ज़िंदगी थम जाती थी, लोग टिकटिकी बांध के टीवी को देख रहे होते थे और इन ड्रामों के मुंतज़िर होते थे, और यकीन जाने बड़ा खूबसूरत टाइम था, बहुत खूबसूरत पल था, वो हम भूल नहीं सकते। तो हमारे व्यूअर्स जो हैं, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। और सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपके इतने अच्छा चैनल ने मुझे लिया, ऑन बोर्ड ले रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। क्या कर देखिए, हमारी जो बेसिक फील्ड है कमर्शियल है, जैसे कि आप मेरी कंपनी के नाम से जानते हैं, फिल्म कंपनी पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। तो हम लोग कमर्शियल्स करते हैं मोस्टली। इसके अंदर हमारे पास लोकल, नेशनल, मल्टीनेशनल, कॉर्पोरेट सेक्टर हमारे पास होता है, हम जिनके लिए टेलीविजन कमर्शियल बना रहे होते हैं। अब क्योंकि डिजिटल का दौर है तो हम डिजिटल पर भी बना रहे हैं, जो आप देखते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर चल रहे होते हैं। उसके अलावा मेन थीम हमारी कमर्शियल है। कमर्शियल के अलावा एक ब्रांडेड प्रोग्राम कर रहे हैं आजकल हम, एक ब्रांडेड शो है, ब्रांडेड प्रोग्राम है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ऑन एयर आएगा, तो आप देखेंगे, बहुत बड़ा शो है। कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो ज़्यादातर कर रहा होता हूँ मैं, वो ज़्यादा है। उसके साथ एक इकरा यूनिवर्सिटी में डिफेंस में मैं एज अ प्रोफेसर ऑफ मीडिया साइंसेस पढ़ा भी रहा हूँ। पढ़ा भी रहे हैं? जी, मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछले 14 साल से पढ़ा रहा हूँ। पिछले 14 साल जी, इकरा इसकी बहुत जरूरत है। जी जी, आगे इसको इस अपने ट्रांसफर जी जी, इसी वजह से कि जो कुछ मैंने सीखा है, अपने सीनियर ने मुझे सिखाया है, वो मैं अब अपने जाने से पहले लोग बच्चों को सिखा जाऊं, ताकि वो ये फन आगे चलता रहे, थोड़ा कंटिन्यू। बिल्कुल, एक लेगेसी है। जी जी, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। अच्छा रिजवी साहब, आमतौर पर ये सवाल आप आपसे सभी करते होंगे कि पहले का कंटेंट कैसा होता था, आजकल का कंटेंट कैसा है। बाकी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो गई है, मतलब टेक्निकली तो बहुत चीजें आगे बढ़ गई हैं, बहुत तरक्की हो गई है, मगर वो इंटरेस्ट नहीं रहा ड्रामों में जो पहले होता था। जैसे मैंने कहा कि जिंदगी थम सी जाती थी उस वक्त, मतलब एक ड्रामे का टाइम हो रहा है कि एक ग्लैमर होता था उसका, वो बात नहीं रही। तो उसका रीजन देखिए, कंटेंट के हिसाब से, टेक्निकल हिसाब से इस वक्त ज्यादा एडवांसमेंट है हमारे पास। पहले जमाने में जब हमारा एक ही चैनल होता था तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं था ना, कोई सेट डिजाइन नहीं होता था, अगर सिंपल सा एक बोर्ड लगा दिया, दीवार के साथ खड़े कर ली। मगर मसला ये था कि व्यूअर बहुत था, हमारा पूरा पाकिस्तान जितना भी होता था वो एक चैनल देखता था। अच्छा, 8 से 9 ड्रामा आता था तो 8 से 9 ड्रामा देखता था। वही ड्रामा स्कूल में डिस्कस होता था, वही ड्रामा कॉलेज में डिस्कस होता था, वही घरों में डिस्कस होता। मुख्तलिफ, अंकल उर्फी की मिसाल ले लें, किरण कहानी की मिसाल ले लें, देर जबर पेश की मिसाल ले लें, अनकही की मिसाल ले लें, तन्हाइयां की मिसाल ले लें, वारिस की मिसाल ले लें, खुदा की बस्ती की मिसाल ले लें। ये वो ड्रामे हैं जिन्होंने, अच्छा क्यों कि व्यूअर्स की कोई आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, आपको देखना था वही। तो 8 बजे बैठ जाते थे, 9 बजे तक ड्रामा देखते थे, 9 बजे खबरनामा आता था, खबरें देखते थे। तो वो एक बना हुआ था। अब कंटेंट बहुत अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा है, उसके अलावा टेक्निकल एडवांसमेंट भी बहुत ज्यादा है। मगर मसला ये है, लोगों के हाथ में रिमोट कंट्रोल आ गया है। अब 200 चैनल हैं, वो 200 चैनल देखते हैं वो लोग ना, चॉइस बढ़ जाते हैं, कोई देखते हैं, कोई। अगर मैं मेरी बच्चियों की शादी हो गई तो मेरे घर में अभी एक बेटी मेरी छोटी रहती है सिर्फ, तो मैं, मेरी बीवी, बेटे, हम 3 लोग घर में रहते हैं। और
हमारे पास 3 टीवी हैं। सही बात। मैं कुछ और देखता हूँ, मेरी बेटी कुछ और देखती है, मेरी बीवी कुछ और देखती है। तो बात ये हो गई है कि सबकी चॉइस डिफरेंट हो। तो पहले ये होता था हर एज ग्रुप का आदमी एक साथ बैठा होता टीवी के एक ही चैनल देखना होता था। तो वो इस वजह से अदरवाइज एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात। अच्छा, आगे आपने अपनी प्लानिंग के हवाले से कुछ ड्रामा वगैरह भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं? जी ड्रामा। तो जब एक बात मैं सॉरी आपकी बात इंटरप्ट करने जा रहा हूँ, आपके जो पुराने ड्रामों के हवाले से जो आप समझते हैं, जिनको आप सबसे ज्यादा आपने बोला कि आपको फख्र हो उस ड्रामे? चांद ग्रहण हमारा बड़ा। जब मैंने इंटरफ्लो ज्वाइन किया, एडवर्टाइजिंग कंपनी होती थी इंटरफ्लो कम्युनिकेशन, तो लकीली उनके साथ उस जमाने में 90s में एक चैनल भी ले आए। वो इस वक्त वो पाकिस्तान का दूसरा चैनल था, पीटीवी के बाद एनटीएम दूसरा चैनल आया। तो उस चैनल में आने के बाद उस चैनल को वो जिम्मेदारी, क्योंकि फिल्मिंग हमारा डिपार्टमेंट था, ऑडियो विजुअल हमारा डिपार्टमेंट था, तो वो जिम्मेदारियां भी हमें कुछ मिली। तो वहां से हमें जब ड्रामा बनाने का वक्त आया तो फिर हमने उनको से बताया कि हम ये ड्रामा करना चाहते हैं और इस तरह। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बड़ा एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा, क्योंकि मालकान ट्रस्ट करते थे, हम फिल्म के लोग थे, तो उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया तो हमने एक बड़ी चीज बनाई। तो वो एक बड़ा बड़ा स्केल के ऊपर चीज, बड़ा कैनवस था वो। नादान नादिया जी, हाँ, हल्का फुल्की कॉमेडी थी जी। बाबरा शरीफ थी उसके अंदर, कॉमेडी थी, लिखा हुआ था। एक लाइट कॉमेडी थी, एक शोखियां। बाबरा शरीफ एक यंग लड़की होती थी जमाने में, उनकी शोखियों के ऊपर, शरारतों के ऊपर रखते हुए बाबरा शरीफ साहब का एक ही जो जी ड्रामा वही है, कमर्शियल किए हैं, फिल्में की हैं, बड़ा कामयाब ड्रामा। जी। तो वो इस तरह चांद ग्रहण, नंगे पांव, फिर कशकोल, फिर नादान नादिया, ये ड्रामे एनटीएम के सारे सुपरहिट रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन की उसकी टीम वर्क था, पूरा एक टीम वर्क होता था। हम प्रोड्यूस करते थे उसके, तो वो अच्छा खुल के काम करने की आजादी थी, तो अच्छा लगता था। कोई कंपटीशन भी नहीं था ये सब, अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया। अच्छा, डॉक्यूमेंट्रीज के हवाले से अगर हम कुछ कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्रीज बहुत की है मैंने, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्री बहुत की है। सबसे ज्यादा कामयाब और नुमाया मैंने एक डॉक्यूमेंट्री की थी, वो एक फॉरेन एनजीओ के लिए थी, थर के ऊपर, थर रीजन के ऊपर, कि थर में जो सहूलियात दी जा रही है उनके ऊपर थी। तो वो बहुत ज्यादा उसको एनजीओ जी थर में, तो उसमें हमें अवार्ड भी मिला। और वो इंटरनेशनल अवार्ड था। और उसके, क्योंकि वो थर डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, उसके अंदर हम थर की प्रॉब्लम्स को उजागर किया था, क्या प्रॉब्लम में पानी के, पीने के पानी के, सेहत, सफाई। ये 98 की बात है जी। अवार्ड कब मिला आपको? ये मिला 2004 में। अच्छा, कमर्शियल्स के हवाले से जो जिंगल्स होते थे आपके यादगार होते थे? जी। बच्चे की जुबान में होता था। लोग, एक अजीब ज़माना था, बड़ा खूबसूरत ज़माना था, बस याद करो ना दिल अजीब हो जाता है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा यादगार कमर्शियल आप किसको समझते हैं? उस जिंगल को आप बिल्कुल समझते हैं कि वो एक पहचान बना? उस जमाने की जिंगल्स की बात करूं तो आपको बहुत से याद आएंगे, प्यारे बच्चों कीवी क्या है, कीवी परिंदा है। कीवी बच्चों में लाने के लिए कीवी को, इसी तरह भूल न जाना फिर पप्पा, नौरस लेकर घर आना, मदे मदे का शरबत नौरस मुझको, या है खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। तो ये वो जिंगल थे जो लोगों को याद हो जाते थे। उसकी वजह भी वही थी, चैनल एक था, लोग टेलीविजन देखते थे, कमर्शियल सुनते थे, बच्चे गाते थे, या एक चुटकी डेंटोनिक से चुटकी बजाते ही। तो ये सारे वो जिंगल थे जो उस जमाने लोगों को याद। अब आज इतना कमर्शियल चलता है, अच्छे जिंगल होते हैं, याद नहीं रहते, क्योंकि वही वजह जो मैंने आपको बताई कि चॉइस बहुत है आपके पास। वो अपीलिंग बहुत होती थी। जी। मेरे ख्याल में हम लोग ज्यादा उस वक्त ज्यादा हकीकत पसंद होते थे और कुछ मतलब एक अट्रैक्ट करते थे। बिल्कुल। बाकी आपकी बात भी सही है कि इतना कंपटीशन नहीं था, इतनी चॉइस नहीं थी, उसके बावजूद उस कंटेंट में बहुत ज्यादा अपीलिंग थी। जी। ये अल्फाज होते थे, एक अट्रैक्शन होती थी लोगों के लिए, टू द पॉइंट बात होती थी। जाड़ों के संग संग आया
सभी के दिलों में समाया बुनंदा बुनंदा बुनंदा। तो ये या वो वाले हमने किए थे गुल अहमद लॉन के लिए वो गुलों के जी वो अच्छे गुलों के घूंघट में लिपटी छुपी धनक के आंचल में कैसी सजी गुल अहमद लॉन वो जब मुस्कुराए सदा गुनगुनाए बहारों का मौसम फिर लौट आए मेरे मन में सजी कोई शौक कली गुल अहमद लॉन। अब देखिए एक गुल अहमद लॉन की शायरी देखें, शायरी देखें, फोकस देखें, जो मेहनत देखें, इस पे एक तवज्जो देखें आप। कपड़ों की बात होती थी, इतना वक्त बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये होती थी कि कंटेंट पे ध्यान, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाता था, जिंगल पे ध्यान दिया जाता था, उसके बाद कमर्शियल शूट होती थी। तो पहले उस पे काम करते थे, तो उसके बाद शूट याद करें, बड़ा मजा आया। हम तो इसीलिए आए। रंगों, इसी गुल अहमद का था। नेक्स्ट ईयर जब हमने बनाया था वो ये था, रंगों की बारिश है दूर तक उतरी है जैसे जमी पर धनक चोरी चोरी चुपके चुपके कोई आया गुल अहमद की लॉन में सजकर कोई आया हर अंग में शोखी लिए ला 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 फूलों जैसी नरमी लिए रंगों की बरखा जमी पर कोई आया गुल अहमद की लॉन में सजे। उस जमाने तहसीन जावेद ने गाया था, तहसीन जावेद साहब ने, और तो ये तहसीन जावेद ने गाया था। और वो गुल अहमद में फोकस ही होता था। ये हमने लिखी है तो हमें याद है। अच्छा, जी प्रोडक्शन, डायरेक्शन और लिखाई। सबसे पहले डायरेक्टर का काम, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सोचना होता है। सबसे पहला काम जो डायरेक्टर का होता है वो कॉन्सेप्ट सोचना, कॉन्सेप्ट बनाना, कॉन्सेप्ट लिखना, वर्ड, जो वर्ड कंसीव करता है उसके बाद फिर वो जिंगल, उसके बाद वो शूट करता है। जी ये हमने सोचा कि जैसे जिंगल राइटर होते हैं, कॉपी राइटर, कॉन्सेप्ट राइटर होते हैं, वो एक अलग होती है। मगर एक अच्छे डायरेक्टर की पहचान ये होती है कि वो एक अच्छा राइटर हो, पहले वो कॉन्सेप्ट सोचे, वो अच्छा डीओपी भी हो, कैमरामैन भी अच्छा हो, क्यों वो अच्छा कैमरे के एंगल उसको पता हो, और वो उसके साथ अच्छा फिल्म एडिटर भी हो जो एडिट भी कर सके। ये तो वो, क्योंकि उसको फिर कोई धोखा नहीं दे सकता कि जी ये नहीं हो सकता, तो वो जानता होता है, वो जानता होता है एग्जैक्टली। तो वो फिर जी उसको कोई तो वो उसको लाइटिंग का पता होता है, उसको कैमरा एंगल का पता होता है, उसको एडिट फ्रेम्स का पता होता है, कितने फ्रेम पे काटना है, और इतना डिपेंडेंट भी जी तो उसको पता होता है, वो खुद ही कर देते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हुई फिल्में कि हमने खुद लिखी, शूट कर ली, तो डीओपी के साथ एडिट खुद कर ली, तो वो एनिमेशन जानते हैं। तो ये सारी चीजें जाननी चाहिए डायरेक्टर को बेसिकली। अब एडवांस दौर है, हर एक अलग होता है, डीओपी अलग होता है, एडिटर अलग होता है, कैमरामैन अलग होता है, साउंड रिकॉर्डिस्ट अलग होता है, एनिमेशन, बट जानना सब चाहिए, डायरेक्टर जानना सब चाहिए, हर फन वाला हो। जी बिल्कुल सही बात है, किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं है और पता है कि कौन क्या काम कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ तस्वीरों को डिस्कस करें। जी श्योर। बात सोचा था सबसे पहले कि आपसे जरूर डिस्कस करूंगा सर, ये अमिताभ बच्चन के साथ सबसे पहले बात करूंगा, इनके साथ ये कब मुलाकात हुई आपकी? ये आईफा अवार्ड हुआ था। जी ये एक सिंगापुर में इनके आईफा अवार्ड होते हैं, इंडियन इंडस्ट्री फिल्म अवार्ड, उसके अंदर सारे जी उसमें हाँ हमें इनवाइट किया जाता है और मुख्तलिफ। किस सन की बात है दीदी साहब? ये बात है 2005। अच्छा, कैसा रहा सबके साथ? बहुत अच्छा। ये कोई ऐसा नहीं था कि मैं कहता ये अमिताभ साहब का एक, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत अच्छे, तो उनका ये जब निकले थे। अच्छा, इनसे मेरी उस जमाने में बात हो चुकी थी जब हमने चांद ग्रहण बनाया था, तो इन्होंने फोन किया था एक दफा हमें, जब चांद ग्रहण पीक पे चल रहा था और बीच पे किस्तें चल रही थी, तो एक दिन हमारे प्रोडक्शन हाउस में कॉल आई कि जी चांद ग्रहण किसने बनाया? उन्होंने बताया अमिताभ बच्चन नहीं, पहले एक कॉल, एक किसी खातून की कॉल आई, किसी कंपनी एबी प्रोडक्शंस होती थी, अमिताभ बच्चन प्रोडक्शन, अजीता बच्चन प्रोडक्शन, दो भाई होते थे, प्रोडक्शन होती थी।
AB प्रोडक्शन। ए प्रोडक्शन कॉल है कि ये ड्रामा कौन बना रहा है, उन्होंने बोला ये। उन्होंने कहा हमारी कब बात हो सकती है, उन्होंने कहा 4 बजे शाम को पाकिस्तान टाइम के वो आएंगे तो आप बात कर सकते हैं। 4:30 बजे एक कॉल आई, हेलो कैन आई स्पीक विद मोहसिन रिजवी प्लीज। मैंने कहा यस आई एम स्पीकिंग, हाँ सुनती वो, मिस्टर अमिताभ बच्चन वांट्स टू टॉक टू यू। मैंने कहा श्योर, बड़ी एक्साइटमेंट जी जी। तो अमिताभ से बड़ी अच्छी तरीके से बात की और कहा कि आप लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हमें बड़ी पसंद आया, हम चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान मिलकर प्रोडक्शन करें, एक बड़ी बड़ी हमारे भी आर्टिस्ट हों आपके भी आर्टिस्ट हों। तो मैंने उनको बताई बहुत सी, बट अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये चीज पॉसिबल हो नहीं सकी, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। तो अच्छा ये बात हमारी हो चुकी थी सिर्फ फोन पर एक दफा। जब अवार्ड में मैं गया और ये सामने थे, जब ये निकल के जाने लगे तो मैंने इनके सिक्योरिटी से कहा, मैंने कहा मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, इग्नोर मी वेरी वेल, बताइए जो चांद ग्रैंड। तो ये बस एक मुश्किल से शायद 2 मिनट की मुलाकात थी हमारी, हम लोग मिले, हमने बात की, मैंने कहा हवाले से बात हुई जो जी 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 वही मैंने बताया था कि मैंने प्रोडक्शन की थी। तो क्या कहा उन्होंने? ओ यस, यही कहने लगा अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं हो सका, अदरवाइज बड़ी हमारी भी आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट होते, आपके भी आर्टिस्ट होते, हम लोग मिलकर काम करते, बट नहीं ये बात हुई। तो मैंने कहा जस्ट कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू, श्योर श्योर, हमारा प्रोग्राम लिया बस वो, ये 2 मिनट की मुलाकात थी हमारी। शबनम आई थी पाकिस्तान, ये लगी हुई है जी जी जी। अच्छा शबनम साहब, फिल्म स्टार शबनम आई थी पाकिस्तान, हाल ही में नहीं आई है ये बस ये जब आई थी लास्ट जब ही की है, और जब ये आई थी और हमने इनके आदाद में एक डिनर दिया था और उसमें हमने सबको बुलाया था आर्टिस्टों को। तो शबनम बहुत खुश हुई थी आके पाकिस्तान। और नदीम साहब के साथ भी बड़ी अच्छी बेग साहब, ये नदीम बेग साहब, ये नदीम साहब तलत हुसैन, शबनम साहब लेजेंड जी 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 जी। मुझे मैं अभी रिसेंटली जो ट्रेजेडीज हुई है आशा खान साहब, एक लेजेंड मैंने काम किया इनके साथ, कितना बड़ा नाम, आशा के साथ बहुत काम किया है। उनकी ट्रेजेडी सामने आई कि 15 दिन उनकी डेड बॉडी उनके फ्लैट में रही, कोई किसी ने आके नहीं पूछा, ना देखा, ना खबर ली। और फिर हुमैरा अजहर जो मॉडल थी उनकी ट्रेजेडी, और उसमें तो इंतहा हो गई कि तकरीबन 6 महीने या 10 महीने बाद पता चला। ये कैसी बेइज्जती है। देखिए इसमें होता है आइसोलेट हो जाते हैं कुछ लोग ना, उसकी कई वजूहत होती हैं। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी वजह होती है, काम ना मिलना एक वजह होती है कि अगर काम नहीं मिल रहा है आपको तो आप फिर आप लोगों से बात नहीं करते उस वक्त ज्यादा कि मुझे काम दो, तो फिर आप आइसोलेट हो जाते हैं एक जगह। इसी तरह दोनों का आयशा आपा का मसला भी ये था, फैमिली उनकी अलग अलग रहती थी, बच्चे अलग रहते थे, बेटी अलग रहती थी, बेटे वो अपने अपार्टमेंट में अलग रहती थी। कुछ लोगों को अपनी ख्वाहिश भी होती है वो अलग रहें बिल्कुल, तना उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। लोग तो पूछने वाला, खबर लेने वाला तो होता है रिश्तेदारों में, जो पड़ोसी हैं और मीडिया के लोग हैं, शोबिस के लोग हैं, मतलब आपस में कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, फोन ऑफ था, कोई किसी को फिक्र तो होनी चाहिए ना। कुछ लोग पसंद नहीं करते अपने दौर पे कि कोई उनकी प्राइवेसी में दखल दे। हाँ कुछ एक दो ऐसे होते हैं बहुत पर्सनल होते हैं, जी जी होते हैं जी जी। तो अच्छा फिर ये होता है कि जब आप किसी को फोन करें और वो फोन बज रहा हो ना उठाए, या फोन करें और फोन ऑफ हो, तो फिर उसको डिस्टर्ब नहीं करते लोग ज्यादा, कि अगर फोन किया और वो फोन ऑफ जा रहा है तो फिर कुछ भी समझ सकते हैं यार कहीं बाहर होंगे, पाकिस्तान से बाहर होंगे, नहीं है तो बस एक दफा करेंगे जी। उनका मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, तो किसी को जो भी ताल्लुक वाले थे, जो उनसे मिलते थे, जो उनसे कोऑर्डिनेशन में थे, उनको फिक्र तो होनी चाहिए थी कि बुजुर्ग हैं, बीमार तो नहीं है, क्या वजह है, जाके खबर लें कि क्या हालत है, क्या तो इंतहा की बेइज्जती है। जो भी सराउंडिंग में उनका था, मैं पड़ोसी ले लो, रिश्तेदार ले लो, चलो बच्चों से वो दूर थी, उनसे राब्ता नहीं था, मगर कोई और तो अजीब रिश्तेदार होगा ना। देखिए इमरान साहब, अगर कोई घर जाए उनके और बेल बजाए, दरवाजा ना खुले, जा रहा है ना, अच्छा अब तो अंदर तो डेथ हो चुकी है उनकी, उन पता नहीं किसी को कैसे लेगा खबर। अगर दरवाजा, अपार्टमेंट आइसोलेटेड है, अलग रहते हैं, मैं तो अपने मफरूजे बयान कर रहा हूँ आपको कि अगर आपने बेल दी और आप दरवाजा नहीं खुला तो इसका मतलब समझ सकता अच्छा ये कहीं बाहर होंगी, नहीं है उसके बाद फिर दोबारा वो 10 दिन बाद जाएगा, 15 दिन बाद जाएगा। तो ये आजकल प्राइवेसी का बहुत ज्यादा लोगों को अपना प्राइवेसी है कि वो नहीं चाहते कि कोई डिस्टर्ब करे। ये इस दौर का अलमी है जी जी।
बड़ा अफसोस हुआ कि इतने बड़े बड़े नाम और क्या मतलब है, जी अल्लाह रहम करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अच्छा मोहसिन भाई, हमारा एक नाज़ाबाद के नाम से पेज है, जी आप जी इसमें ऐड जी जी हमारा आबाई घर नाज़माबाद फिरदौस जी। कॉलोनी, अच्छा मेरे पेरेंट्स। अच्छा, उससे जो मेंबर्स हैं उसके लिए मैं उनके इंटरेस्ट जी के जी लिए सामने जी रखते हुए मैं एक सवाल कोई नाज़ाबाद जी के जी हवाले से जी शुरू करती है बात। तो क्या यादें हैं नाज़ाबाद से जुड़ी और कैसा बचपन था? हमारा जवानी भी वहीं वहीं जी जी बीती जी क्या? बचपन बचपन जी, जवानी जन्मभूमि वही आपकी? जी जी नहीं जन्म हुई है अच्छा, हम 1973 में शिफ्ट हुए थे। 73 में? 73 में शिफ्ट हुए थे। बहुत फिरदौस कमाल। कॉलोनी नाज़माबाद का एक इलाका है, जी, जी। फिरदौस कॉलोनी पहली चौरंगी नाज़माबाद रज़िया कॉलोनी के सामने। मेरी खाला वहीं रहती है। अच्छा अच्छा मेरे ही बचपन वहाँ बीता है। अच्छा 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 तो पहली फिरदौस कॉलोनी हमारा फिरदौस कॉलोनी बहुत अच्छी एक सोसाइटी है, हाउसिंग होती बहुत थी। बहुत अच्छी। हमारे घर के बराबर वाले घर में अलवी साहब रहते थे, डेंटोनी के जो मालिक थे, अच्छा, आला अच्छा, अच्छा। केमिकल्स के, आला केमिकल डेंटोनी अलवी साहब रहते थे। पेप्सी वाले रहते थे हमारे साथ। बहुत, और बल्कि एक पेज में आपको शेयर करूंगा। मेरे वाले कमिश्नर इनकम टैक्स होते थे। हमारे सामने तातारी साहब होते थे, FIA के थे, वो रहते थे। कस्टम्स के होते थे, तफैल मोहम्मद खान साहब, वो रहते थे। तो वो एक बहुत साफ सुथरा इलाका, बहुत हाउसेस बने हुए बड़े बड़े। बड़े नाम थे जी जी नाज़ाबाद जी में जी रहने जी वालों जी के। ये मैं जी, फिरदौस कॉलोनी की बात कर रहा जी, जी, हूँ। जी। वो नाज़ाबाद ही है ना? जी जी नाज़माबाद का नंबर कौन सा है वो फिर वो एक नंबर नाज़माबाद के साथ आता है। अच्छा, जी जी वो एक अलग उसकी आइडेंटिटी है फिरदौस कॉलोनी के लिहाज से। जी। और तो बहुत 73 से कब तक रहे आप नाज़ाबाद 70 में? मतलब घर हमारा आज भी है, अच्छा, और पेरेंट्स का घर है हमारा। जब तक हम आबाई घर अभी मौजूद है? आबाई घर हमारा बिल्कुल मौजूद है। रिहाइश है वहाँ पे? हमारे भाई रहते हैं इसमें। अच्छा, माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। जी तो फिर वो तो आहिस्ता अभी आहिस्ता नाता जुड़ा है नाता नाज़ाबाद बहुत से, बिल्कुल जाना ना बिल्कुल हो तो। बहुत होता है बहुत। बहुत अच्छी बात है। बस ये होता जाता है कि जब बड़े होते जाते हैं तो फिर आप अपने घर बनाते जाते हैं, फिर सही आप बात शिफ्ट है। होते जाते हैं, तो रिश्ते बस बढ़ते जाते आहिस्ता हैं, आहिस्ता जी रिश्तेदारियाँ जी बढ़ती जाती हैं, फिर भाई पुरानी अलग कम हो जाती घर है। बना लेते हैं, हम बना लेते हैं, तो मगर वो एक घर रखा हुआ है आज भी। ये बड़ा संडेज अच्छा को, किया आपने। फ्राइडे को वहां जाके सबके साथ बैठ के खाना खाना, वही यादें होती हैं तब। तो ये एक बंधन होता है, यानी जी कि जी घर से, माँ-बाप से जी वो जी एक बंधन बना है अभी तक आपका कायम है। ये जी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अच्छा, कितना खूबसूरत नाज़ाबाद होता था। मेरा भी बचपन बीता, जैसे आपको बताया मेरी खाला रहती थी। फिरदौस कॉलोनी में सबसे रहती थी। नहीं, वो थी खामोश कॉलोनी शायद। खामोश कॉलोनी जी वो जी हमारे साथ ही आगे है, पीछे ही है आगे ज़्यादा। ही हाँ, है जी, जी जी, खामोश कॉलोनी में थी। तो वो बिल्कुल मेन रोड के साथ उनका घर जी था। जी क्योंकि हमारा समझे ननिहाल हुई था। तो हम जाते थे हर वीकेंड में 1 दिन 2 दिन। जी पहले तो ये होता था कि शादियों में भी बोरिया बिस्तर बोल करके जी 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 पूरा-पूरा बहुत हफ्ता-हफ्ता 10-10 पूरे दिन पूरे रह आपके के जाते शादियों थे। में रहते थे। मेरी कज़न की शादी में जी हम जी लोग जी पता नहीं हफ्ता 10 दिन हमारे घर बहुत भूल शादियां जाते हुई थे हैं कि हाँ, फिरदौस। घर भी लौट के जाना है कभी। जी 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 ऐसा मज़ा आता था। मैं बात कर रहा हूँ, मैं हालत की बात कर रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, जो कंडीशन, कितना खूबसूरत इलाका होता था, साफ-सुथरा। आज वहाँ जाओ, उन गलियों में जी जाओ, जी सर सर अब पकड़ ले इंसान। एग्जैक्टली क्या अब बहुत हालत ज्यादा है, कमर्शियल हो गया है चीजें। कमर्शियलाइज़ बहुत हो गया है, अब और वो फैक्ट्रीज बन गई सफाई-सुथराई हैं, नहीं है, वैसा कंटेनर वैसा खड़े होते हैं, फैक्ट्री, पाइप फैक्ट्रीज वगैरह, टाइल्स फैक्ट्रीज, क्योंकि सैनिटरी वालों का मार्केट है पूरी पीछे। पोर्शंस बन गए बहुत जी ज़्यादा। पोर्शन बन गए, फ्लैट बन गए। पहले कोई फ्लैट नहीं होता था, सिर्फ बेंगलोर होते थे, सिर्फ एग्ज़ैक्टली, बेंगलोर, बड़े बिल्कुल। बड़े स्पेशियस बेंगलोर हमारे यहाँ। मगर अब वो लोग लेते चले गए, उनको तोड़ के अपार्टमेंट्स बना दिए, तो वो अब तो फिरदौस कॉलोनी गुलिस्तान जौहर लगने लगा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा अच्छा, शौक बचपन से था हिंदी का आपको? एक्टिंग का या नहीं, एक्टिंग की बात कर, ये मैंने प्रोडक्शन बताया और आपको डायरेक्शन ना के हवाले से जी, जो मैंने आपका बताया कि मैं शौक, फोटोग्राफी का शौक था मुझे। फोटोग्राफी का शौक था, फोटोग्राफी का उससे शौक था, शुरू हुआ। वही चीज वहीं से हाँ, फिल्मिंग में आई। कैमरा जब वीडियो कैमरा लिया तो वहां पे घर की तरफ से हाँ एनकरेजमेंट हाँ मिली। बहुत बहुत मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया बहुत गुड। कि वो उन्होंने मुझे वीडियो कैमरा दिलाया, उन्होंने मुझे अच्छा, फिल्म कैमरे अच्छे दिलाए, उन्होंने मुझे जो चीज मैं चाहता था मुझे वो दिलाते थे, बताते थे कि मैं उनको ले लेता था। और मैंने बताया ना, मैं शुरू से मैंने एमेचरिश काम नहीं किया, मैंने प्रोफेशनल काम किया हमेशा। और मतलब उस दौर में भी जब बिल्कुल स्टार्ट नहीं था, मैं किसी एडवर्टाइजिंग के साथ भी नहीं था, मैंने एक छोटा सा कमर्शियल भी बनाया था, और उसके मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले थे। तो वो चला तो मुझे बहुत हैरत हुई थी। तो वो मैंने कहा ना, ये शौक बचपन से मेरे अंदर था। बचपन का मतलब 12-13 साल का जब मैं जी, था, जी, जी। जब से मैं करता था ये चीज, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक। सही बात है। जब इंसान के शौक का पता जी चलता है बिल्कुल क्या बिल्कुल है, पता क्या लग बिल्कुल, बिल्कुल, उस वक़्त से आता है। और भी घर से सपोर्ट भी बहुत अलग है।